हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जब कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है तो उस वक्त आप ये सोचते हैं कि मैं एंटीसिपेटरी बेल लूं या ना लूं, और अधिकतर आपको यही गाइडेंस मिलती है कि आप एंटीसिपेटरी बेल ले लें। इवन बहुत ही छोटे लेवल के जो मामले होते हैं, यानी जिनमें बहुत माइनर सेक्शंस लगे हुए होते हैं, उनमें भी कई बार आपको यह कह दिया जाता है कि आपको एंटीसिपेटरी बिल लेनी है, और आप डर भी रहे होते हैं, इसलिए भी आपको कहा जाता है कि आप एंटीसिपेटरी बिल ले लीजिए। लेकिन क्या वास्तव में आपको एंटीसिपेटरी बिल में जाना चाहिए या नहीं, यह हमारा आज का टॉपिक है। आपको मैं 5 चीजें आज ऐसी बताने वाला हूं कि अगर आप बिना जरूरत के एंटीसिपेटरी बिल में जाते हैं तो आपको उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। 5 ऐसे नुकसान जिसकी शायद भरपाई ना हो पाए। इसलिए दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, कोई आपराधिक मामला दर्ज हो गया, स्पेशली अगर कोई वैवाहिक मामला दर्ज है और झूठा मामला दर्ज है 498 टाइप का, जिसमें कुछ और सेक्शन लगे हैं 323, 504, 506 या 313 कई बार, या 3/4 डीपी एक्ट, या जो भी वैवाहिक मामलों में लगते हैं, ऐसा कोई मामला दर्ज है, तो क्या आपको एंटीसिपेटरी बेल की नीड है या नहीं? अगर एंटीसिपेटरी बेल की नीड नहीं है और आप एंटीसिपेटरी बेल ले रहे हैं तो आप परेशानी में आ सकते हैं। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल की नीड नहीं है और आप एंटीसिपेटरी बेल में जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपके पैसे की बर्बादी होती है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे जो एफआईआर होती है, एफआईआर में कई सारे नाम इन्वॉल्व होते हैं जो कि आगे जाके चार्जशीट में हट जाते हैं। लेकिन उस समय पे मान लें 6 नाम हैं और आप 6 लोगों की तरफ से एंटीसिपेटरी बिल में जाते हैं, एक आदमी का 25,000 रुपये या 20,000 रुपये भी खर्च होता है, तो आप समझ लीजिए 1.25 लाख रुपये आपका चला गया। ठीक है, और मामला ऐसा था जिसमें एंटीसिपेटरी बेल की नीड नहीं थी। फॉर एग्जांपल 498 लगाया, 323 लगाया, 504 लगाया, 506 लगाया। सारे अपराध ऐसे हैं जिसके अंतर्गत आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, आपसे 41A का नोटिस रिसीव कराया जाता है, उसके बावजूद भी आप जाकर के एंटीसिपेटरी बेल लेते हैं, तो ऐसे में ये सारा पैसा आपका वेस्ट हो गया। दूसरा नुकसान, जब आप एंटीसिपेटरी बेल में जाते हो तो कुछ टाइम लगना स्वाभाविक है। उतने टाइम के अंतर्गत आप डायरेक्टली पुलिस से बात कर सकते थे कि कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ों को आगे प्रोसीड कर सकते थे। लेकिन आप एंटीसिपेटरी बिल में जाते हो, हमेशा ऐसा नहीं होता कि एकदम से आपको एंटीसिपेटरी बिल मिल जाए। कई बार 2 तारीख, कई बार 3 तारीख भी लग जाती है और समय लग जाता है, तो इस तरह से आपके समय की भी बर्बादी होती है। तीसरा नुकसान, देखिए, आपका जो विवेचक होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो कभी ये नहीं चाहता कि आप अनावश्यक रूप से एंटीसिपेटरी बिल में जाओ। वो हमेशा यही कहता है, अगर आप चले भी जाते तो कहता भाई क्यों चले गए, ये तो ऐसे डील हो जाता और इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं एंटीसिपेटरी बिल में जाने वाला, आप क्यों गए? तो यानी आप ये कह सकते हैं कि जो विवेचक होता है वो भी आपके विरुद्ध हो जाता है कहीं ना कहीं। और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि कुछ नाम ऐसे होते थे जो हट सकते थे, जो विवेचक खुद ही हटा देता, लेकिन कई बार विवेचक जैसे आप एंटीसिपेटरी बिल में जाते हो बदल जाता है। वो कहता है ना, अब तो मैं कोई नाम नहीं हटाऊंगा क्योंकि अब आप कोर्ट में चले गए, अब कोर्ट से ही हटवाना, मैं पूरी चार्जशीट फाइल करूंगा। तो हो सकता था उन 6 नामों में से 4 नाम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान हटा देने थे, लेकिन अब विवेचक ही आपके अगेंस्ट हो गया। विवेचक ही कह रहा है कि जब आप कोर्ट में चले गए, एंटीसिपेटरी बिल ले ली, ऑन रिकॉर्ड नाम ले आए, मैं नाम नहीं हटाऊंगा। ऐसे बहुत सारे मामले आए जहां पर विवेचक पहले तैयार था लेकिन बाद में उसने कह दिया मैं नाम नहीं हटाऊंगा, क्योंकि कई बार आपके पास सफिशिएंट प्रूफ होते हैं, उन प्रूफ के बेस पे वो नाम हटा देता है। लेकिन ये भी आपने परेशानी कर ली अपने लिए। जहां पर आप पे 1-2 लोगों पे मुकदमे चलने थे, आप पूरे 6 लोगों पे मुकदमे चलेंगे। जहां 2 लोगों को जाना था, अब 6 लोग जाएंगे। जहां 2 लोगों का एक्सपेंसिव होना था, वहां 6 लोगों का एक्सपेंसिव होगा। तो ये आपका तीसरा बहुत बड़ा नुकसान। अब आ जाते हैं चौथे नुकसान पे। अब ये जो चौथा नुकसान है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी। आपने एक एंटीसिपेटरी बिल डाली और एंटीसिपेटरी बिल मान लेते हैं एनी हाउ ड्यू टू एनी रीजन रिजेक्ट हो जाती है। इसके बाद आप जाते हैं हाई कोर्ट में उसी एंटीसिपेटरी बिल के लिए जिस एंटीसिपेटरी बिल की आपको नीड नहीं थी। फिर आप हाई कोर्ट से उसे लेते हैं और हाई कोर्ट में डेफिनेटली टाइम भी बहुत लगता है और अमाउंट भी बहुत मोटा लगता है। अब बात कर लेते हैं ऐसे मामलों की जहां पर हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो जाती है। एक मामला था, पता नहीं कैसे, समझ में नहीं आया, लेकिन हाई कोर्ट से भी वो बेल रिजेक्ट हो गई थी। कोलकाता हाई कोर्ट का मामला था। उसके बाद उन्होंने हमको अप्रोच किया, तब फिर हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में फाइल करवाया और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अप्रैल 2023 में वो बेल हुई है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी उस बेल को होने में 6 महीने लग गए। उससे पहले 3-4 महीने हाई कोर्ट में लग के थे, उससे पहले सेशन कोर्ट में लगे थे, यानी 1 साल से ज्यादा का समय निकल गया एंटीसिपेटरी बेल में। तब तक वहां पूरी प्रोसीजर हो चुकी थी, चार्जशीट ऑलरेडी फाइल हो चुकी थी, वहां से उसको समन जारी हो चुके थे, सब हो चुका था। तो एंटीसिपेटरी बेल का मीनिंग क्या था? कुछ भी नहीं। एंटीसिपेटरी बेल का मीनिंग तो यह था कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस गिरफ्तार ना करे। वो तो पुलिस ने वैसे भी नहीं करना था और करा भी नहीं, सीधा चार्जशीट फाइल कर दी। और ऑफेंस ऐसे थे कि नीड ही नहीं थी। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपना 1 साल भी खराब कर लिया। और आप खुद सोचिए, सेशन कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में कितना पैसा लग गया होगा, अंदाजा लगाइए। तो ऐसा भी होता है कि अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल की नीड ही नहीं है तो कई बार खारजे के केस में कई बार हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर लगाए जाते हैं।
चौथा, बहुत बड़ा नुकसान। और पांचवा नुकसान, कई बार एंटीसिपेटरी बेल में आपके ऊपर कुछ कंडीशंस लगा दी जाती हैं और उन कंडीशंस को आपको फुलफिल करना पड़ जाता है। ये बड़ा भयंकर नुकसान होता है। ऐसे कई मामले मेरे पास आ चुके हैं। रिसेंटली कल रात को मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया सर मैं एंटीसिपेटरी बेल में गया था, वहां पे ऐसे मीडिएशन हुआ, मेरा डाइवोर्स का केस चल रहा था, मैंने क्लियर ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन कोर्ट ने खुद से एजम्पशन ले लिया कि साथ में रहना चाहते हैं, तो उन्होंने कंडीशन लगा दी पहले आप डाइवोर्स का केस वापस लो विद इन 4 डेज, उसके बाद बात करेंगे। अब उसका कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस है, अब उसको वापस नहीं लेना चाहता, ऑलरेडी काफी आगे बढ़ चुका है, और अब या तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए वो अपना वो केस वापस ले या फिर एंटीसिपेटरी बेल ले। फंस गया बंदा। एंटीसिपेटरी बेल को खारिज करवा लेगा तब भी दिक्कत है, खारिज नहीं होनी चाहिए कायदे से। और दूसरा, वहां पे अगर डाइवोर्स केस वापस लेता है तो उसका केस खराब हो जाता है। अब बोला सर मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया बुरे तरीके से। अब फिर मैंने उसको सिंपल बोला, मैंने कहा भाई एक काम कर, एक नोट प्रेस की एप्लीकेशन लगा दे, एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन ही वापस ले ले, मुझे एंटीसिपेटरी बेल चाहिए ही नहीं, ना तो रिजेक्शन होगा ना डाइवोर्स केस वापस लेना पड़ेगा। तो वो खैर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है अकॉर्डिंग टू केस, वो एक अलग बात है। लेकिन मेन बात है कि बंदा फंस तो गया ना, तो ऐसे ही आप भी फंस सकते हो। और ये एक एग्जाम्पल है, कई बार आप बाहर फॉरेन में रह रहे होते हैं, वहां कंडीशन लगा दी जाती है कि भाई ऐसा है आप बाहर नहीं जा सकते जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मान लेते हैं आपका करियर है, आपका जॉब है, सब बर्बाद हो जाएगा। या कई बार इस तरह की कंडीशन लगा दी जाती है कि जब पुलिस बुलाए तब आपको आना पड़ेगा, ये तो जनरली रहती ही है। अब अगर ये कंडीशन उसमें लिख गई और आप फॉरेन में हो, तो आप सोचिए कि आपको अगर पुलिस 15 दिन के बाद भी बुलाएगी, अगर पुलिस का रवैया ऐसा है, पुलिस तो कुछ भी करती है आपको पता है, तो फिर आपको 15 दिन में आना पड़ेगा, और नहीं आते तो आपने कंडीशन की अवहेलना करी, तब भी आप फंसते हो। तो क्या फायदा हुआ इन सब चीजों में जाकर के, अनावश्यक रूप से ऑन रिकॉर्ड कुछ ऐसी चीजें ले आए जो कि नहीं आनी चाहिए थी। तो ये बहुत सारे नुकसान एंटीसिपेटरी बेल के होते हैं जो कि जनरली आपको अवॉइड करने चाहिए, लेकिन आप नहीं मानते, आपका डर आपके ऊपर ज्यादा हावी हो जाता है और आवश्यकता ना होने पर भी आप एंटीसिपेटरी बेल में जाते हैं। इसलिए डिटेल वीडियो बनाया गया ताकि आपको एक्चुअल में पता चले कि आपको क्यों मना किया जाता है कि आप एंटीसिपेटरी बेल में तब तक ना जाएं जब तक आवश्यकता ना हो। और उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और अभी आगे आप गलतियां नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।